ये भेड़िया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे अपने लाभ के लिए कुछ गुंडों ने शंकर नाम के भेड़िया मानव को जिंदा जला दिया, पर उसका 10 साल का बेटा रुद्र वहां से बच निकला। अब आगे, एक भेड़िया मानव को कुछ लोग बड़े से पेड़ से बांध कर जला रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उसके चिल्लाने की आवाज मेट्रो ट्रेन की तेज आवाज में गुम हो जाती है और उसी मेट्रो ट्रेन में बैठा 28 साल का एक आदमी अपने सपने से जाग जाता है। उसने अपने सपने में जो देखा था उसका असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो आदमी खुद को ठीक करता है और तभी पाता है कि एक लड़की उसे बहुत देर से देख रही थी। जब तक उस आदमी का स्टेशन नहीं आ जाता, वो देखता है कि वो लड़की उसे लगातार देखे ही जा रही थी। और उस आदमी का स्टेशन जैसे ही आता है, वो अपने बैग को झट से पकड़ के उतर जाता है। मेट्रो से उतरने के बाद वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर बढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है वो लड़की उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। कुछ ही देर में वो मेट्रो स्टेशन के बाहर था। बाहर पूरी तरह से शांति थी और बारिश हो रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे, पर शहर का ये इलाका 9 बजे ही सुनसान हो जाता था। स्टेशन के कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो आदमी फिर से पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं वो लड़की अभी भी तो उसके पीछे नहीं आ रही। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे सड़क के सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। एक गहरी सांस लेके वो आदमी आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस लड़की ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। किसी तरह उसके चुंगल से छूट के वो आदमी तेजी से दौड़ने लगता है, पर अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा कि वो लड़की उसे फिर से पकड़ लेती है। कौन हो तुम? वो लड़की उस आदमी को जमीन पर पटकते हुए बोलती है। ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो आदमी जमीन से उठने की कोशिश करते हुए थोड़ा डरते हुए बोलता है। उसने इस इलाके के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। कुछ रुपयों के लिए रात के अंधेरों में लोगों का मर्डर हो जाना आम बात थी। और उसके जवाब में एक जोरदार गुस्सा उसके चेहरे पर पड़ता है। बेहोश होने से पहले आखिरी बार वो उस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखता है। उस लड़की के चेहरे की जगह 4 भेड़ियों का सर था। उस आदमी को जब होश आता है तो खुद को वो एक कुर्सी में बंधा पाता है और उसके सामने एक लगभग 40 से 50 साल का आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? वो 50 साल का आदमी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। कुर्सी में बंधा हुआ व्यक्ति अंतिम बार जवाब न देने पर खाए गए गुस्से को याद करते हुए जल्दी से बोलता है, मेरा नाम रुद्र है, मैं एक कंपाउंडर हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया हूँ। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोलता है, देखिए मुझे नहीं पता कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, पर आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। वो आदमी रुद्र की बातों पर ध्यान न देते हुए उससे दूसरा सवाल पूछता है, इससे पहले तुम कहाँ रहते थे? जी मैं वो एक छोटे से शहर जमालपुर में रहता था। रुद्र थोड़ा डरते हुए जवाब देता है। और ये कहाँ है? वो आदमी रुद्र की कुर्सी पर अपने हाथ को रखते हुए पूछता है। आपने दशरथपुर के जंगलों का नाम सुना है? वहां की जंगलों की जड़ी बूटियां और पेड़ पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। अभी रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता, इससे पहले ही वो आदमी बीच में बोलता है, हाँ, और वहां के भेड़िए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वो आदमी रुद्र की आंखों में देखते हुए बोलता है, अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताओ। वो आदमी रुद्र की कुर्सी के पीछे जाते हुए बोलता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मैं एक अनाथ हूँ और जमालपुर के एक अनाथालय में पला बड़ा हूँ। रुद्र अपनी सर को घुमा के उस आदमी को देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने जीवन की कुछ यादें भूल गए हो? कुछ अधूरा सा, कुछ खाली सा महसूस होता है? वो आदमी रुद्र के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलता है। अब रुद्र अधिक ध्यान से उस आदमी की बात सुनने लगता है, मानो उसकी बेहोशी अब जाके टूटी हो। हाँ, मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं। लोग कहते हैं मैं जब अनाथालय आया था तब मेरी उम्र 10 से 11 साल के बीच थी, तो उससे पहले भी तो मेरा जीवन होगा, पर उसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं। मुझे अपने पिता और ना ही अपनी माँ का चेहरा कुछ याद नहीं। रुद्र अपने पीछे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए बोलना जारी रखता है, पर यह सब आपको कैसे पता? जब भी तुम अपने बचपन के बारे में याद करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें बस याद आता है कि तुम जंगलों में भटक रहे हो। वह आदमी कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, और जब तुम जंगलों में भटकते हुए खुद को देखते हो तो पाते हो तुम्हारा शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का है। रुद्र को ये सब सुनकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उसकी पर्सनल डायरी पढ़ ली हो जिसे उसने कभी लिखा ही नहीं। आखिर ये लोग कौन हैं? उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ऐसी बातें जो उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई, वो सभी से पता थी। रुद्र कुछ देर सोचने के बाद यह निर्णय लेता है कि वो इस आदमी को अपने सपने के बारे में भी बताएगा जो उसे बचपन से लेकर आज तक परेशान करती हैं। शायद उसका कोई मतलब हो जो शायद ये आदमी रुद्र को बता सके। मैं एक सपना देखता हूँ, लगभग हर रात एक ही सपना। एक बड़ा सा भेड़िया है जिसका शरीर तो इंसानों सा है, पर
चेहरा, हाथ, पैर बाकी सब भेड़िए सा है। कुछ लोग उसे एक बड़े से पेड़ में बांध कर जला रहे हैं। वो दर्द से चिल्ला रहा है। कभी कभी सपने में ऐसा लगता है मानो वो मुझे मदद के लिए बुला रहा हो। रुद्र अपने सपने के बारे में बताता है। वो आदमी रुद्र के कुर्सी के पीछे से आगे आते हुए बोलता है, हो सकता है जिसे तुम सपना समझ रहे हो वो हकीकत है। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात खत्म करता, रुद्र बीच में ही उसे रोकते हुए बोलता है, अभी तक तुमने जो भी बोला वो सारी बातें सही हैं, पर ये कुछ ज्यादा हो गया। अगर मेरा सपना हकीकत होगा तो इसका मतलब है इस दुनिया में भेड़िया मानव है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। जिसे सुन वो आदमी बोलता है, हो सकता है तुम भी एक भेड़िया मानव हो। जिसे सुन रुद्र हंसते हुए बोलता है, हो अच्छा, अब मैं समझा। तुम लोगों को पकड़ के मारते नहीं बल्कि उन्हें अपनी बकवास सुनाकर पागल कर देते हो। मुझे पता था कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे, इसीलिए हमें तुम्हें इस तरह यहाँ लाना पड़ा। हमने तुम्हारे खून में मिले भेड़िया जाति के विशेष गंध को पहचान लिया था। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगे जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेते। जिसके बाद वो आदमी चिल्लाता है, माया। जिसके कुछ देर बाद वही लड़की उस कमरे में प्रवेश करती है जिसने रुद्र को बेहोश करके यहाँ लाया था। अरे तुम तो मुझे पागल नहीं दिख रही, अपने बुढ़ऊ को समझाओ थोड़ा। रुद्र उस लड़की के कमरे में आते हुए उससे बोलता है। इससे पहले कि उसे कुछ जवाब मिलता, माया जोरों से भेड़िए की तरह चिल्लाती है और उसका सर बदलने लगता है और फिर कुछ ही देर में एक सुंदर लड़की के सर की जगह 4 भेड़ियों का सर माया के चेहरे पर दिखने लगता है। जिसे देख रुद्र तुरंत बेहोश हो जाता है और जब रुद्र को होश आता है तो पाता है कि माया अपने एक हाथ में एक भेड़िए की खाल और दूसरे हाथ में एक कटोरी थी जिसमें लाल रंग का द्रव्य था, और वह आदमी अपने दोनों हाथ में किसी जानवर की खोपड़ी पकड़े हुए था जिसमें सींग निकले हुए थे। और वो खोपड़ी रुद्र को पहनाते हुए बोलता है, पता है आज से हजारों वर्ष पहले जब चारों तरफ अंधकार का कब्जा था और मानव जाति विलुप्त होने के कगार पर थी, तब एक विक्र कबीले ने, जो पशुपति के उपासक थे, अपने देवता से मदद की गुहार लगाई कि वो उन्हें अंधकार से लड़ने की शक्ति दे। उनके देवता उदार थे। कुछ दिनों बाद एक ही रात 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक लड़का और एक लड़की। उनके जन्म के 10वें वर्ष ही पशुपति का आशीर्वाद उनके अंदर दिखने लगा था। वो खुद को भेड़िया मानव में बदल सकते थे। अब अंधकार से उनकी रक्षा करने वाला उनके साथ था, पर उन्होंने केवल अपने कबीले की नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की रक्षा की कसम खाई। पर आने वाली पीढ़ियां इस शक्ति को अपने पूर्वजों की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वो जब अनियंत्रित गुस्से में आकर भेड़िया में बदलने की कोशिश करते तो वो भेड़िया मानव में न बदलकर पूरी तरह एक विशाल भेड़िए में बदल जाते। उनकी ताकत तो बढ़ जाती, पर वो भूल जाते कि वो कौन थे या कौन हैं, और इस अवस्था से फिर कब वो इंसान में बदलेंगे इसकी भी क्षमता वो खो देते थे। और जब वो बहुत दिन बाद अपने इंसानी रूप में आते तो उनकी यादाश्त जा चुकी होती थी। इसी समस्या का निवारण है हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया ये स्मृति काढ़ा। माया के हाथों में पकड़े कटोरी की तरफ इशारा करते हुए वो आदमी बोलता है। उस जानवर की खोपड़ी को रुद्र के सर पर रखने के बाद वो व्यक्ति रुद्र से बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम खुद को जानना चाहते हो या नहीं। तुम जानना चाहते हो या नहीं कि तुम्हारा सपना सपना है या हकीकत। तुम जानना चाहते हो या नहीं कि आग में जलता हुआ वो भेड़िया तुम्हें मदद के लिए क्यों बुला रहा है। रुद्र माया के हाथ में रखे कटोरी की तरफ देखता है। जो भी इस कहानी में यहाँ तक बने हुए उन सभी को धन्यवाद। ये एपिसोड पहले ही लंबा हो गया, इसलिए अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या रुद्र वो स्मृति काढ़ा पिएगा और क्या उसे पीने के बाद वो अपने पिता के हथियारों से बदला लेगा या यूं ही अपनी बोरिंग से जिंदगी जीता रहेगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसमें हमें डॉक्टर जोसेफ के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। इस कहानी का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज जाकर देख लीजिए। और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days